हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वह इस रिगार्डिंग करने वाले हैं कि कई बार कस्टमर फाइल के लिए अप्लाई कर देता है और कस्टमर को पैसे की नीड ज़्यादा होती है या जल्दी होती है कि मुझे पैसा जल्दी से जल्दी मिले। ऐसे में कस्टमर बार बार से या कस्टमर के मन में हर बार यह सवाल रहता है कि मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो मुझे पैसा कितने दिन में मिलेगा, राइट। तो कस्टमर को यह नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम कि कस्टमर को पैसा किस प्रोसेस से मिलता है, लॉगिन का प्रोसेस क्या है, किस किस डिपार्टमेंट में फाइल जाती है और क्या चेकिंग पॉइंट्स रहते हैं और किस तरह से फाइल हर एक डिपार्टमेंट से क्लियर होती हुई पेमेंट डिपार्टमेंट तक जाती है, अकाउंट डिपार्टमेंट में जाती है, तब जाकर के कहीं फाइल का पेमेंट होता है। तो देखिए कि कोई भी कस्टमर है, यदि उसने फाइल के लिए कोई फाइल लॉगिन की है या किसी लोन के लिए अप्लाई किया है, तो मैं अभी जो आपको नॉलेज दे रहा हूं ये दे रहा हूं प्रॉपर्टी लोन के लिए, राइट। वैसे तो सभी जो लोन्स होते हैं उनमें प्रोसेस इक्वल होता है, लेकिन प्रॉपर्टी लोन के अंदर एडिशनल जो रिक्वायरमेंट रहती है या एडिशनल चेकिंग रहती है वह होती है प्रॉपर्टी पेपर्स की। बाकी अगर कोई पर्सनल लोन लेता है, बिजनेस लोन लेता है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन कुछ अलग तरह से होती है। जैसे कि पर्सनल लोन जो डिपेंड होता है वह होता है सैलरीड पर्सन्स के लिए, और उसके लिए 3 महीने की सैलरी स्लिप एंड 6 महीने की बैंकिंग या 1 साल की बैंकिंग, जो भी बैंक की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मांगा जाता है। इसी तरह बिजनेस लोन के अंदर उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन या उनका बिजनेस जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड पेपर्स और उनका टर्नओवर, ये सब देख करके इस तरह से लोन दिया जाता है, राइट। अभी जो प्रॉपर्टी लोन है यह किस तरह से दिया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से फाइल लॉगिन होती है, कस्टमर किससे मिलता है या कस्टमर से कौन मिलता है, और जो मिल रहा है वह ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है। इसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि कस्टमर को नॉलेज रहे कि मैं जिससे मिल रहा हूं वह व्यक्ति कौन है, क्या वह बैंक का एम्प्लॉय है या नहीं है, या कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसकी नॉलेज के लिए अभी क्या होता है कि कोई भी कस्टमर यदि फाइल लॉगिन करता है तो फाइल लॉगिन करता कैसे है, या तो कस्टमर किसी व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है या कोई व्यक्ति कस्टमर के संपर्क में आ रहा है। कैसे कि या तो कस्टमर खुद बैंक में गया और उन्होंने बोला कि सर मुझे लोन का रिक्वायरमेंट है, तो क्या प्रोसेस है आप मुझे बताइए, तो कस्टमर किसी व्यक्ति से मिला जो कि बैंक का एम्प्लॉय है। और कई बार ऐसा हुआ कि कस्टमर से खुद ही कोई व्यक्ति मिला, ठीक है, कि सर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है क्या। अब वो बैंक का एम्प्लॉय है कि नहीं है, पहला पॉइंट। यदि वो बैंक का एम्प्लॉय है तो उसको कैसे चेक करें। यदि बैंक का एम्प्लॉय है तो उसके पास में बैंक की कोई ना कोई आईडी होगी और उसका कोई ना कोई एम्प्लॉय कोड होगा, यह जरूर चेक करें, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए बोल रहा है वो करवा देगा, लेकिन वह बैंक का एम्प्लॉय नहीं है, तो मतलब कि वो कोई थर्ड पर्सन है, उनका रिलेशन है बैंक के अंदर या उनके कॉन्टेक्ट्स हैं बैंक के अंदर, वो लोन प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन वो बैंक के एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। अभी लेकिन बैंक में जो फाइल लॉगिन होती है वो बैंक एम्प्लॉय के कोड के अकॉर्डिंग ही होती है, कि हर एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय कोड होता है। तो जो भी कोई फाइल लॉगिन होती है तो वह एक एम्प्लॉय कोड के थ्रू ही फाइल आती है। यदि कोई थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन भी कोई डीएसए हो सकता है। डीएसए एक चैनल होती है जो डायरेक्ट सेलिंग करती है बैंक के एनबीएफसी के लिए, तो उनका भी एक कोड होता है, तो ही वो फाइल को लॉगिन करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई फाइल लॉगिन नहीं करवा सकता, राइट। तो अभी कस्टमर को यह ध्यान देना है कि वह जिससे भी मिल रहा है वह पर्सन क्या ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। यदि ऑथेंटिक है तो वो अपना प्रूफ अपने को दे देगा, ठीक है, उसके पास उसकी खुद की आईडी होती है, उनका एम्प्लॉय कोड होता है। तो अभी कस्टमर को यह जानना जरूरी है कि
मैं जिस भी व्यक्ति से मिल रहा हूं वह बैंक का एम्प्लॉय है कि नहीं है। तो मैंने इसका चेकिंग पॉइंट्स आपको बता दिया कि उसके पास में उसकी आईडी वगैरह होगी और उनकी आईडी पे एड्रेस वगैरह होता है और फोन नंबर भी होते हैं। बैंक के, एनबीएफसी कंपनी या जो भी ऑफिस से एम्प्लॉय आपसे मिल रहा है, जिस भी ऑफिस से वो आया है, वहां का पूरा नंबर वगैरह होता है। तो आप बैंक में ट्राई कर सकते हैं कि आपके यहाँ के एम्प्लॉय हैं कि नहीं है। सेकंड की अधिकतर जो फाइल्स होती हैं लॉगिन, वो लॉगिन फीस के साथ में होती है और जो लॉगिन फीस होती है कस्टमर को वह लॉगिन फीस मोस्टली किसी ऐप के थ्रू या चेक के थ्रू देनी होती है, राइट। बैंक कभी भी जल्दी से कैश अमाउंट नहीं लेता है और यदि कैश लेता है, यदि मान लीजिए कि कोई एनबीएफसी कंपनी है जो छोटी है और उसका एम्प्लॉय आपसे कैश अमाउंट ले रहा है तो वह आपको रसीद जरूर देगा। बिना रसीद के कोई लॉगिन अमाउंट नहीं लेता है। तो जो फर्स्ट स्टेज है वह है कि फाइल लॉगिन करने वाला पर्सन कौन है और लॉगिन कर रहा है तो जो लॉगिन फीस ले रहा है या तो वो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाएगी चेक के थ्रू, मतलब जो चेक बनाएगा कस्टमर वो बैंक के नाम से बनाएगा, या फिर यदि कोई भी एम्प्लॉय आपसे नगद पैसे ले रहा है तो जो नगद पैसे ले रहा है उसकी रसीद देगा, राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फाइल लॉगिन हो गई तो लॉगिन करता कौन है? सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट ने फाइल लॉगिन की, अब फाइल चेक होकर के अब जाती है नेक्स्ट लेवल क्रेडिट डिपार्टमेंट में, जो कि क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भी फाइल आई है उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, यदि प्रॉपर्टी लोन की फाइल है तो उसकी प्रॉपर्टी पे जाना, प्रॉपर्टी को चेक करना कि कहां पर है, क्या पोजीशन है, किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या मैं उस पर लोन दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। नेक्स्ट जो आता है वो पॉइंट आते हैं कि वो उसके घर की इनकम, उसके कमाने के सोर्सेज वगैरह को चेक करते हैं कि उनका बिजनेस कहां पर है, कौन व्यक्ति कहां पर जॉब कर रहा है या नौकरी कर रहा है। तो ये इस तरह के जो पॉइंट्स हैं या इस तरह की जो चेकिंग पॉइंट्स हैं, इनको क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम है चेक करना, आपके सिविल जनरेट करना कि आपने पहले कहीं से लोन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो ये सब में 1-2 दिन का प्रोसेस लगता है। तो इन सब का क्या टैट होता है, जैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट ने फाइल लॉगिन की होती है तो 24 आवर्स के अंदर क्रेडिट उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देता है, राइट। अब क्रेडिट डिपार्टमेंट का भी टैट होता है कि क्रेडिट डिपार्टमेंट को जो भी कोई फाइल उनके पास लॉगिन हो रही है तो 24 आवर्स में या 48 आवर्स में उस पर काम स्टार्ट करना होता है। अब ये कस्टमर पे डिपेंड होता है कि कस्टमर टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट। लेकिन फाइल लॉगिन होने के बाद में क्रेडिट डिपार्टमेंट उस पर काम स्टार्ट कर देता है। अब कस्टमर के पास में क्रेडिट डिपार्टमेंट से कोई ना कोई क्रेडिट मैनेजर जाते हैं और वो विजिट करके उनसे बातचीत करके समझ करके और फाइल को आते हैं, ठीक है। यदि सिविल में कोई पॉइंट्स है तो उनके बारे में पूछते हैं, उनका पर्सनल, जिसको हम बोलते हैं पीडी, पर्सनल डिस्कशन, ऐसा डिस्कशन जो कि कस्टमर हर किसी व्यक्ति के साथ में नहीं करता, वह डिस्कशन क्रेडिट मैनेजर के साथ में होता है। क्रेडिट मैनेजर्स के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं और कुछ जो क्वेश्चंस कस्टमर के मन में हैं लोन से रिलेटेड, कस्टमर भी क्रेडिट मैनेजर से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि यदि क्रेडिट मैनेजर फाइल को ओके कर देते हैं, राइट, यदि फाइल को ओके करते हैं तो फिर फाइल मूव होती है टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। तो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होता है, इनका काम होता है कि जिस भी प्रॉपर्टी के लिए फाइल हमारे पास आई है उस प्रॉपर्टी को जाकर के वेरीफाई करना, राइट, कि जो प्रॉपर्टी पेपर हमारे पास आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है, प्लॉट नंबर इसका है मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनका जो भी कनेक्शन है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो हमारे पास में साइट प्लान आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ठीक है, पूरा सब कुछ मैच करवाते हैं। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम होता है। फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट को यदि फाइल ठीक लगती है फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट उसकी रिपोर्ट देता है, और यदि टेक्निकल डिपार्टमेंट को लगता है कि जो प्रॉपर्टी पेपर टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास आए हैं वो सफिशिएंट नहीं है या उससे वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट भी कई बार कुछ पेपर्स की डिमांड कर देता है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कि अब देखिए क्या है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास फाइल गई तो टेक्निकल डिपार्टमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को देखा, जांचा, नापा तोला, आसपास में ट्राई किया और प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग उन्होंने निकाल ली कि लगभग इतनी वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू
वो तब देते हैं जब वो खुद पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि यस, मैं जिस प्रॉपर्टी की रिपोर्ट दे रहा हूं वह प्रॉपर्टी यही है, राइट। तो फिर यदि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो टेक्निकल रिपोर्ट दे देते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी फाइल जो होती है उसकी वैल्यूएशन आ जाती है, टेक्निकल रिपोर्ट आ गई तो उसकी वैल्यूएशन आ जाती है, और जो वैल्यूएशन आती है उसके अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, एंड जो क्रेडिट मैनेजर ने आपकी इनकम को वेरीफाई किया, कस्टमर की इनकम को वेरीफाई किया, उनके फैमिली मेंबर्स के पास गए, उनकी इनकम को वेरीफाई किया, उसके अकॉर्डिंग एक लोन अमाउंट जनरेट होती है। ऐसे समझिए कि एक लोन अमाउंट तक क्रेडिट मैनेजर अपने डिसीजन को लेकर के जाता है कि मैं इस फाइल में लगभग इतना अमाउंट दे सकता हूं, राइट। तो अभी क्या हुआ कि टेक्निकल रिपोर्ट एंड क्रेडिट मैनेजर की जो पीडी रही, इनकी कंबाइन एक रिपोर्ट बनी। हालांकि रिपोर्ट दोनों अलग है, टेक्निकल डिपार्टमेंट की अलग है, क्रेडिट की इनकम के हिसाब से अलग है, लेकिन क्रेडिट डिपार्टमेंट अब डिसीजन ये ले सकता है कि यस, मैं इस फाइल पर इतना अमाउंट लोन दे सकता हूं। अब जब क्रेडिट एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट से फाइल क्लियर हो जाती है, उसके बाद में फाइल जाती है लीगल डिपार्टमेंट में, जहां पर प्रॉपर्टी पेपर्स की जो फोटोकॉपी आई है वो चेक होती हैं। और यदि लीगल डिपार्टमेंट को लगता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी पेपर्स में इसकी कोई बैक चेन चाहिए या मुझे और कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जिससे कि वो उसको वेरीफाई कर पाए, तो वो आपसे प्रॉपर्टी पेपर्स की कोई बैक चेन भी मांग सकते हैं या कोई डिटेल मांग सकते हैं, कोई रजिस्ट्री कोई बीच में मिसिंग हो रही है या कोई फर्स्ट पार्टी का कोई पट्टा वगैरह कोई मिस हो रहा है या नहीं आया, या कोई साइट प्लान वगैरह, या कोई सोसाइटी की रिसिप्ट, या कोई भी रिसिप्ट है पेमेंट की, जेडीए की रिसिप्ट है, ठीक है। यदि कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो वह डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि फाइल सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट लॉगिन करता है, नेक्स्ट लेवल पर वो फाइल जाती है क्रेडिट डिपार्टमेंट में, क्रेडिट डिपार्टमेंट अपने वेरिफिकेशन करता है, फिर जाती है फाइल टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जब टेक्निकल डिपार्टमेंट से क्लियर हो जाती है फिर फाइल मूव करती है लीगल डिपार्टमेंट में। अभी सब जगह से यदि रिपोर्ट्स पॉजिटिव है तो फिर लोन के लिए प्रोसेस आगे होता है, और यदि कहीं पर भी कोई नेगेटिव पॉइंट आता है तो फिर फाइल जाती है रिस्क हेड के पास में, राइट है। रिस्क हेड चेक करते हैं कि क्या मैं अब ये फाइल है इस पर लोन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो रिस्क डिपार्टमेंट फिर अपना डिसीजन देते हैं कि यस, मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे जो भी बॉस है उनको भेज करके इस पर डिसीजन दे सकता हूं, या मैं खुद उसके लिए सक्षम अधिकारी हूं, ऑथराइज अधिकारी हूं, तो मैं उस पर लोन दे सकता हूं। तो यदि ये सब चीजें क्लियर हो जाती है फिर सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके फाइल को भेजा जाता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम है कि जो सभी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स आई हैं, सेल्स डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट, क्रेडिट की रिपोर्ट, इसी तरह से टेक्निकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, लीगल डिपार्टमेंट की लीगल रिपोर्ट, उनकी वेटिंग रिपोर्ट, जो भी है सभी रिपोर्ट्स क्लब होती हैं, एक जगह पर इकट्ठी होती हैं। और कस्टमर ने जो, ये तो हो गई रिपोर्ट्स, और जो कस्टमर ने डॉक्यूमेंट्स दिए क्या वह डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त हैं कि नहीं है, या सही है कि नहीं है, कहीं कोई केवाईसी ऐसी तो नहीं है जो कि क्लियर नजर नहीं आ रही है, या कोई बैंकिंग ऐसी तो नहीं है जो क्लियर पढ़ने में नहीं आ रही है, मतलब किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स। और जो चारों डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी उसमें कोई पॉइंट मिसिंग तो नहीं है, कहीं उनसे कोई छूट तो नहीं गया, ठीक है। और यदि ऑपरेशन डिपार्टमेंट को लगता है तो वो अपनी पेंडेंसी देते हैं। अब वो पेंडेंसी हो सकता है कि कस्टमर से रिलेटेड के पेपर्स की भी हो, या फिर इंटरनल जो बैंक है, जो उनके एम्प्लॉय है उनसे रिलेटेड भी हो, कि आपने ये जो वर्क किया है यह कंप्लीट किया नहीं किया, या आपने रिपोर्ट बनाई तो किस बेस पे बनाई, उसके डॉक्यूमेंट्स वह मांग सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन का टाइम लगता जाता है। और कहीं जब टेक्निकल डिपार्टमेंट से फाइल निकल गई, लीगल से निकल गई, तो फाइल अब जाती है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, और ऑपरेशन से जब क्लियर हो जाती है कि यस अब हम इस पे फंड कर सकते हैं, तब फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट उस फाइल को भेजता है पेमेंट के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट में। अब वो फाइल फाइनली अकाउंट डिपार्टमेंट में पेमेंट के लिए चले जाती है, तब कहीं जाकर के कस्टमर के अकाउंट में पैसा पहुंचता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यदि कस्टमर का पैसा सिंगल ट्रांच में जाना होता है तो सिंगल ट्रांच उस पे फाइल पे लिखा हुआ रहता है ऑलरेडी कि पैसा सिंगल ट्रांच में जाना है, और यदि पैसा कहीं पार्ट में जाना है
तो फाइल में सैंक्शन कंडीशन होती है कि हम ट्रांच में पैसा देंगे 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, और वो क्यों देंगे इसके पीछे रीजन होते हैं। यदि किसी कस्टमर ने कंस्ट्रक्शन के लिए फाइल लगाई है, मकान यदि बना रहे हैं, तो 3 पार्ट में पैसा जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 10 लाख रुपए का लोन यदि पास हुआ है, तो पार्ट में पैसा जाता है, पहले 30% पैसा मुड्डी हाइट के ऊपर जो ईंट की दीवार चलेगी तो वह छत हाइट तक चली जाए, तो वो ईंट की दीवार के लिए 30% पैसा, छत डालने के लिए 40% पैसा, और उसके बाद में बचा हुआ पैसा फिनिशिंग के लिए दिया जाता है। या कोई कस्टमर है वह बोल रहा है कि मुझे कुछ पर्सनल यूज भी लेना है और कुछ मेरे को बिजनेस यूज भी लेना है, तो हो सकता है कि उस फाइल में कंडीशन आ जाए कि पैसा 2 पार्ट में जाएगा। पहले कुछ बिजनेस यूज के लिए कस्टमर यूज में ले ले, उसको प्रूव कर दे कि यस वास्तव में बिजनेस में ही यूज लेना था, तब फिर सेकंड ट्रांच को छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पेमेंट को छोड़ा जाता है। और अब लेकिन कस्टमर को यह जानना जरूरी है कि फाइल किस प्रोसेस से होती हुई निकलती है। कई बार कस्टमर को पेमेंट की बहुत ज्यादा जल्दी रहती है। अब देखिए, यदि आपको फास्ट पेमेंट चाहिए ना, तो फास्ट पेमेंट के लिए अधिकतर जो फाइल्स लेट होती हैं वो होती है बैंक स्टेटमेंट या चेक की वजह से। तो कस्टमर को हमेशा एक तो सभी का केवाईसी पूरा होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। तो आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, और घर में यदि कोई प्रॉपर्टी ओनर है या कमाने वाला है तो इनका पैन कार्ड कंपलसरी खुद के पास रखें। यदि नहीं है और आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले ही अप्लाई करके रखें पैन कार्ड की। और कहीं ना कहीं 1 साल का स्टेटमेंट या तो आपके मोबाइल से, ऐप से, या आपके घर पे कंप्यूटर है तो आप उससे निकाल सकते हैं। यदि नहीं है तो आप बैंक में अप्लाई करके और स्टेटमेंट लेके आ सकते हैं। इसी तरह से चेक पे आप पहले ही पूछ सकते हैं कि सर चेक किस किस के रिक्वायर रहेंगे, और आप चेक भी ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है तो। और यदि है तो आपका काम फास्ट प्रोसेस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में फाइल जाती है तो मोस्टली 90% फाइल्स जो लेट होती हैं वह इसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से लेट होती है कि कहीं ना कहीं कस्टमर की बैंकिंग नहीं आई या कस्टमर के चेक पेंडिंग है। तो फास्ट पेमेंट लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पता होना जरूरी है। तो इसी तरह से अभी का वीडियो तो अपन यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि ऐसे लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन को कैसे पूरी करते हैं और कैसे फास्ट पेमेंट लिया जा सकता है, मतलब फाइल पर फास्ट वर्किंग कैसे होती है। क्योंकि जो भी एम्प्लॉय आपसे मिल रहे हैं वो सब कंपनी के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, तो वो सब अपने सेल्फ डिसीजन पे काम नहीं करते हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो उनके पास वो क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या उनको रिक्वायर रहती है, कैसे वो अपना फास्ट डिसीजन दे सकते हैं और कैसे आप पेमेंट को फास्ट ले सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी पर लोन लेता है तो कहीं ना कहीं उसे जल्दी पैसों की आवश्यकता होती है या ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए कस्टमर को यह नॉलेज होना जरूरी है कि उसे फास्ट पेमेंट किस तरह से मिल सकता है। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बस समझाता हूं कि बताता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर रखना चाहिए या किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।